आप सुन रहे हैं कहानी अनामिका भाग 11। बाहर पुलिस लगातार डकैतों को सरेंडर करने के लिए बोल रही थी। अंदर चारों डकैत अब भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे। वे सुरक्षित यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन अब ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था। इधर लड़की की हालत बदतर होती जा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। उसके लिए एक एक पल कीमती था। जय भी समझ रहा था कि अगर समय रहते ये लड़की हॉस्पिटल न पहुंची तो शायद अब बच नहीं पाएगी। जय ने एक पल को सोचा और फिर खड़ा हो गया। चारों डकैतों ने उसके ऊपर बंदूकें तान दी। जय ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। चुपचाप नीचे लेट जाओ वरना उड़ा दूंगा, एक डकैत ने पिस्तौल लहराते हुए कहा। मेरी बात सुनो दोस्त, जय ने कहा। इस लड़की की हालत बहुत खराब है। अगर तुरंत इसे हॉस्पिटल ना पहुंचाया गया तो ये बच नहीं पाएगी, और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग एक हत्या का इल्जाम अपने ऊपर लेना चाहोगे। बकवास मत कर, हम यहाँ से बच के निकल जाएंगे, एक डकैत ने उसके पास आते हुए कहा। कैसे? बाहर पुलिस खड़ी है, जय ने उसकी आंखों में देखकर कहा। तेरी कनपट्टी पर बंदूक रखकर निकल जाएंगे, उसने जय के सर पर बंदूक रखते हुए कहा। बेशक, मगर बाहर जो भी तुम्हारा दोस्त खड़ा था वो पुलिस को देखकर फरार हो चुका है। तुम बाहर निकल भी जाओ, लेकिन फिर भागने का कोई रास्ता नहीं है। हम पुलिस की गाड़ी लेकर भाग जाएंगे। कोशिश कर लो, जय ने कहा। बैंक डकैती के 60% से अधिक मामलों में पुलिस चोरों को पकड़ ही लेती है, लेकिन अगर ये लड़की नहीं बची तो तुम्हारी सजा दुगनी होना तय है। चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे किसी निर्णय पर पहुंचना चाहते हों। पुलिस को बाहर इंतजार करते हुए आधे घंटे से ऊपर हो चुका था, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया था। क्या करें मैडम, अंदर से तो कोई जवाब नहीं आ रहा है, हवलदार ने पूछा। आंसू गैस का प्रयोग करें? उनके पास हॉस्टेजेस हैं, वे किसी पर भी हमला कर सकते हैं, स्नेहा ने मुश्किल बताई। अंदर जाने का कोई और दूसरा रास्ता है? नहीं मैडम, बैंक की सिक्योरिटी के लिए बाकी सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। तभी उन्होंने देखा कि बैंक का दरवाजा खुल रहा है। सभी लोगों ने अपनी पोजीशन ले ली। कुछ ही देर में दरवाजा पूरा खुला और जय उस लड़की को अपने हाथों में लिए बाहर निकला। उसके पीछे ही चारों डकैत भी अपने हाथ ऊपर उठाए पीछे पीछे आ रहे थे। उन्हें देखते ही एम्बुलेंस के कर्मचारी स्ट्रेचर लेकर दौड़े। स्नेहा और उसकी टीम भी डकैतों को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ी। चारों को बंदी बनाने के बाद स्नेहा ने जय की तरफ देखा। जय ने भी एक बार अपने खून से सने कपड़ों की तरफ देखा और फिर स्नेहा की तरफ। अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां हो गई हैं, विनय ने जय के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा। हम सीधे वहीं पर जा रहे हैं। नहीं, जय ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा। पहले मुझे किसी से मिलना है। विनय और नित्या दोनों जय की तरफ देखने लगे। किससे? विनय ने अचरज से पूछा। अनामिका से। गाड़ी असाइलम ले लो, जय ने कहा। अनामिका? लेकिन अभी क्यों? जय, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। पता है, लेकिन पहले अनामिका से मिलना जरूरी है, जय ने शांत रहते हुए कहा। कुछ ही देर में वो लोग असाइलम पहुंच चुके थे। सारा स्टाफ जय को देखकर अचंभित रह गया। अभी तो उसे अंतिम संस्कार में होना चाहिए। जय गाड़ी से उतरकर सीधा अनामिका के कमरे में पहुंचा। विनय भी उसके पीछे पीछे ही था। नित्या ने गाड़ी में रुकना ही बेहतर समझा। कमरे के सामने अनामिका दीवार की तरफ चेहरा करके बैठी हुई थी। जैसे ही दरवाजा खुला उसने मुड़कर पीछे देखा और फिर वापस सामने देखकर पागलों की तरह बेतहाशा हंसने लगी। कैसे? जय ने पूछा। मुझे मालूम है वो तुमने ही किया, लेकिन तुमने कैसे उसे इसके लिए तैयार कर लिया? सब डरते हैं, उसने धीरे से कहा। ये सब कुछ तुमने मुझे डराने के लिए किया? नहीं, उसने मुड़ते हुए कहा। डरता तो तू वैसे भी है, ये तो बस साबित करने के लिए किया। अनामिका पूरी तरह से कांप रही थी। उसके खुले बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। पूरी रात न सोने की वजह से आंखें लाल थी। मैं किस चीज से डरता हूँ? जय ने उसे घूरते हुए कहा। एक तो वैदेही की मौत और उस पर अनामिका की ये पहेलियां उसके लिए अब असहनीय होती जा रही थी। साच जानने से डरे है, अनामिका की आवाज में एक कर्कशता आ गई थी।
उसकी आवाज का लहजा भी बदल गया था, जैसे कोई अधेड़ महिला बात कर रही हो। कैसा सच? जय उसके पास गया। कैसा नहीं, किसका सच? अनामिका भी खड़ी हो गई। थारा सच, थारी लुगाई का सच, मारा सच, उसने जैसे चिल्लाते हुए कहा। वैदेही का सच? क्या सच? जय ने अधीर होते हुए कहा। वैदेही। अनामिका हंसने लगी, जैसे जय के ऊपर व्यंग कर रही हो। ना, मैं कुछ ना बताऊंगी, जा खुद ढूंढ, उसने कहा। क्या ढूंढना है? जय ने पूछा। क्या नहीं, किसे? अनामिका शांत हो गई। मीनाक्षी को ढूंढ,